आज हम जा रहे हैं भारत के कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ पॉडकास्ट करेंगे। टूरिज्म और कल्चर पर बहुत सारे सवाल उनसे आज हम पूछेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हम उनके साथ करने वाले हैं। भारत हमारा देश ऐसा है जहाँ पर हर कुछ किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, रंग रूप बदल जाते हैं, लोगों का बोलचाल सब कुछ बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। हमारे भारत का इतिहास हज़ारों लाखों सालों का है, लेकिन जितनी विभिन्नता, जितनी भिन्नताएं हमारे देश में हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग किले, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या भारत की भिन्नता को, क्या भारत की पहचान को पूरी दुनिया तक हम पहुंचा पाए? भारत की सभ्यता को हम पूरी दुनिया को बता पाए कि भारत में कितनी ज़्यादा सभ्यताओं की भिन्नता है? अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो इसी बारे में बात करने के लिए आज हमने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है टूरिज्म मिनिस्टर एंड कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ। सो आज इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बात करेंगे। शेखावत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत सारा धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, उसके बाद हम मुद्दों पर आएंगे। आप 2014 से आए हैं बीजेपी में, उससे पहले की जर्नी में आपके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आना हुआ? देखिए, पिताजी मेरे इंजीनियर थे, सरकार की नौकरी में काम करते थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र के साथ में फ्लोट करते करते स्कूल का एजुकेशन पूरा हो गया। विश्वविद्यालय में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में पढ़ने का मौका मिला। बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, हिंदी का डिबेटर था, और इन सब के कारण से, अपने व्यवहार के कारण से थोड़ा पॉपुलर स्टूडेंट था। विद्यार्थी परिषद के साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने अवसर प्रदान किया और छात्र संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। ओके। जब चुना गया था उस समय भी कास्टेड वोट का हाईएस्ट परसेंटेज मुझे मिला था, जो आज तक रिकॉर्ड है। चुनाव जीत गए, छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। सामान्यतया छात्र संघ के जो अध्यक्ष बनते हैं वो अपने लिए छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही राजनीतिक सरजमीन तलाश करना शुरू कर देते हैं, असेंबली ढूंढना शुरू कर देते हैं, पार्लियामेंट ढूंढना शुरू कर सकते हैं, पार्लियामेंट पार्टीज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, स्वर्गीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना, उसके 3 महीने बाद ही 6 दिसंबर की अयोध्या की घटना हो गई थी। सरकार गिर गई थी, गिरा दी गई थी 356 को यूज करके। भैरव सिंह जी के साथ में पारिवारिक संबंध था, उनका स्नेह था, उनका आशीर्वाद था, उनके साथ रहने का अवसर मिलता था। वो चाहते भी थे कि मैं सीधा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आऊँ या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में काम करूँ, लेकिन मेरे मेंटर्स जो हैं वो ये चाहते थे कि मैं किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के काम करूं जो उन्होंने मेरे लिए उपयुक्त समझा, और मैंने उनकी बात को स्वीकार किया। मुझे 20 साल तक देश की सीमाओं पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, पहले राजस्थान में और फिर राजस्थान के अतिरिक्त अन्य दूसरे प्रांतों में भी। 2014 में एकाएक परिदृश्य बदला, वही सारे मेंटर्स उन सब ने इकट्ठे होकर के कहा, बुला करके, कि तुमको अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना है, राजनीति में जाना है, विच वॉज इवन शॉकिंग फॉर मी। एकाएक किस तरह से कहा गया। मैंने निवेदन भी किया कि मैं तो न तो अब मेरा कोई इस तरह का इंटरेस्ट है, न एक्यूमेंट बचा है, न कोई ऐसा है, न मेरे पास में
इवन मैं भारतीय जनता पार्टी के कभी किसी कार्यालय में भी गया हूँ, लेकिन उनका आदेश था, निर्देश था कि तुमको ये करना है। मैंने तय किया, देश की जनता ने, क्षेत्र की जनता ने जो है भरपूर आशीर्वाद दिया और यहाँ पहुँच गए। तो आप जिस मंत्रालय को संभालते हैं, टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री, यूं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मंत्रालय है, लेकिन अभी भी इस मंत्रालय के बारे में आम जनता को शायद ये नहीं समझ आता कि इस मंत्रालय में काम क्या क्या होता होगा। क्या कल्चर का मतलब सिर्फ नाच गाना होता है, या फिर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मैं आपसे आम जनता के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक कल संस्कृति का विषय है, आपने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो बात कही कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, भारत लाखों सालों की सभ्यता के निरंतरता का देश है। दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो इतने हजारों सालों से निरंतर सभ्यतागत प्रवाह में इसके साथ में आगे बढ़ रहा है। सभ्यता को, भारत की सभ्यता को मिटाने के अनेक प्रयास और अनेक तरह से किए गए प्रयास, उन सब के बावजूद भी निरंतर भारत की सभ्यता आगे चल रही है। हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की विविधता की इस ताकत और विविधता में एकता की इस खूबसूरती, इसका एहसास भारत के लोग भी करें। भारत के लोग भी भारत के सांस्कृतिक वैभव को पहचान करके, जान करके भारत के प्रति या भारतीय होने के चलते गौरव का बोध रख सकें, और पूरा विश्व भी भारत की इस सांस्कृतिक गहराई को और विस्तार को, दोनों को समझे। ये मूल रूप से संस्कृति मंत्रालय का काम है। वहाँ आर्ट भी है, वहाँ कल्चर भी है, वहाँ विजुअल आर्ट भी है, वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट भी है, वहाँ हमारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी हैं, हमारा डिफरेंट कुजीन भी है, हमारा कॉस्ट्यूम भी है, हमारे डिफरेंट तरह के जो है हमारा लिटरेचर भी है, हमारा जो है ट्रेडिशनल से लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट भी है, हमारी कल्चर भी है, हमारी क्राफ्ट भी है, सब कुछ उसमें समाहित है। इस सब का देश और दुनिया के साथ में परिचय कराना, ऐसी सारी सांस्कृतिक विधाएं जो समय के साथ में लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको सबको रीइंफोर्स करके रिजुविनेट करना, उसके लिए जो है रेपर्टरी ग्रांट्स चला करके उन सबको खड़ा करके सपोर्ट करना। जो हमारा क्राफ्ट और कल्चर है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी का हिस्सा बना करके उसको जो है भौतिकता के इस युग में अर्थ के साथ में जोड़ना, इन सब विषयों पर समग्र रूप से काम करना, ये कल्चर मिनिस्ट्री का काम है। और टूरिज्म हालांकि प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्यों को करना होता है, लेकिन राज्यों के हैंड होल्डिंग करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, और उसके साथ साथ में इंडिया एज ए डेस्टिनेशन, देश और दुनिया में उसको जो है स्थापित करना, उसको मार्केट करना, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री काम कर रही है। ओके, तो कोई ऐसी 3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा जो भारत की आइडेंटिटी रही है हमेशा से, और शायद कई सालों से भारत उस आइडेंटिटी को इन टर्म्स ऑफ कल्चर शायद वो कम पड़ गया है या खो दिया है, ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी आइडेंटिटी, भारत की कल्चरल आइडेंटिटी जो हजारों साल से थी, जो जैसा मैंने कहा भारत की विविधता, ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यूएसपी है भारत की। भारत में सभी तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस का, सभी तरह की बोली भाषा का सम्मान, ये भारत की खूबसूरती है। भारत आज नहीं, 2500 साल पहले, आज से आदिगुरु शंकराचार्य एक छोटे से किलाड़ी गांव में से पैदा होकर के वहाँ कालड़ी से केरल से निकल करके 32 साल की उम्र पाने तक, जब देह को छोड़ा तब तक देश के सब कोनों में जाकर के मठ स्थापित करते हैं, पूजा की परंपराओं को स्थापित कर देते हैं, और 2500 साल तक उनको आज भी पालन किया जा सकता है। ये भारत की खूबसूरती है। लेकिन काल के प्रवाह में, गुलामी के कालखंड में कुछ ऐसी जो है प्रैक्टिसेस वो डाइल्यूट हुई थी, और उसके साथ साथ में भारत के इस गुलामी और गुलामी के बाद के कालखंड में जिस तरह का सोच डेवलप हुआ था, करा दिया गया था सयाशय, उन सब के चलते हुए जो भारत के प्रति एक सेंस ऑफ प्राइड भारतीयों का ही समाप्त होने लगा था, उसको समाप्त करने में निश्चित रूप से पिछले वर्षों में जो है वो सफलता प्राप्त हुई है। वो क्या एक्टिविटीज़ थी, वो ऐसे क्या काम थे जिसकी वजह से भारत के लिए जो प्राइड था वो
खो गया था? देखिए, अपने इतिहास पर गर्व करना, अपने इतिहास पुरुषों पर गर्व करना, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक निरंतरता पर गर्व करना, ये भारत की परंपरा थी। यहाँ श्रुति से, संस्मृति से, संस्कारों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण से इन सब विषयों की शिक्षा और इन सब के साथ में जुड़ाव अगली पीढ़ी का स्वतः होता था। कहीं किताब में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी दादी माँ ने, मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने एक बार नीम का दातुन जो है मंदिर के औरन में से, जो रिजर्व फॉरेस्ट गांव में होने की व्यवस्था होती थी, मैं नहीं जानता आप गांव को कितना जानते हो, गांव में 3-4 तरह की कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी होती थी। गांव का तालाब, तालाब का कैचमेंट एरिया, मंदिर, मंदिर के चारों तरफ का अरण्य जो सूखी लकड़ी लाने के लिए, और उसके अतिरिक्त जो है गांव का चारागाह। ये कम से कम हर गांव की एक कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी होती थी, पूरा गांव उसकी देखभाल करता था। कभी कोई भी उसका डिटोरिएशन, डिप्लीशन हो सके इसकी कल्पना भी नहीं करता। कोई कानून नहीं था, नहीं, कोई पर्यावरण के लिए किताब नहीं पढ़ाई जाती थी, कहीं पर्यावरण के लिए भाषण नहीं देता, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का हस्तांतरण होता था, क्योंकि हमारा उसके प्रति एक सेंस ऑफ ओनरशिप था। लेकिन और इसी के साथ साथ में हमने हजारों साल तक आक्रांताओं से संघर्ष किया। क्यों? इतने सारे दमन होने के बाद भी पूरी दुनिया में जो पश्चिम से आंधी खड़ी हुई उसने सारी सभ्यताओं को मिटा दिया। यूनान सभ्यता मिट गई, मिस्र की सभ्यता मिट गई, रोम की सभ्यता समाप्त हो गई। हमारी सभ्यता क्यों बची रही? क्योंकि हम अपने पूर्वजों पर, अपने इतिहास पर, अपने इतिहास पुरुषों पर गर्व करते थे। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे यहाँ एक दोहा बहुत सामान्य प्रचलित था, और वो दोहा था, इला ने देनी आपनी हालरिये हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। इसका अर्थ क्या हुआ? इला मतलब धरती और संस्कार, अपनी सभ्यता। इला ने देनी, अपनी धरती और अपनी सभ्यता के मानबिंदु हैं, इनकी रक्षा करना, इनको किसी दूसरे कब्जा न कर लें। ये हालरिये उलराय मतलब जब बचपन में पालने में लोरी सुनाती थी तब माँ उसको सिखाती थी कि इन सब के लिए बलिदान होना श्रेष्ठ है। एक 18 साल का युवक जब बलिदान होकर के आता था, उसका जब सिर घर में पहुंचता था, धड़ कभी नहीं पहुंचता था, या पहुंचता था तो मां रोती नहीं थी। वो अपने छोटे बेटे को ला करके खड़ा करती थी कि जैसा तेरे भाई ने किया वैसा तेरे को खड़ा करना है। ये जो भाव था ना भारत का, इस भाव को अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के बाद के स्वतंत्रता के बाद में जिन लोगों के दिल अंग्रेजों के थे, उन लोगों ने इस भाव को समाप्त करने की कोशिश की, और वो पिछले सालों में वापस एस्टैब्लिश होने लगा। और एस्टैब्लिश कैसे होने लगा? आप जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके बाद की पीढ़ी है ना, उसका देश के प्रति एक सम्मान का भाव समाप्त हो गया था, सेंस ऑफ ओनरशिप खत्म हो गया था। उसको जो है वो चकाचौंध वाला पश्चिम ज्यादा बेहतर लगता था। उसका कारण क्या है? कभी आप किसी ऐसे निर्धन व्यक्ति के साथ में, ऐसे विक्षिप्त करते व्यक्ति के घर गए हो? कभी अवसर मिला है? जिसके घर में चारों तरफ गंदगी हो, जो महीनों से नहाया नहीं हो, सब तरफ जो है उसके कपड़े मैले कुचैले हों, बर्तन गंदे पड़े हों, चारों तरफ परिवेश में गंदगी हो, बालों में कई महीनों से नहीं नहाने के कारण से जो है कुछ जो कीड़े चल रहे हों, ऐसा चारों तरफ जो है ऐसा दुर्गंध का वातावरण हो, ऐसे व्यक्ति से आप कहाँ जाएंगे तो आपके मन में क्या भाव होगा? या तो घृणा होगी, या करुणा होगी, कंपैशन होगा, दो ही चीज हो सकती है। या इसके अलावा जो है दया का भाव भी हो सकता है, कुछ देने का भाव हो सकता है दया के चलते हुए, या जो है वहां से भाग जाने का मन में इच्छा होगी कि छोड़ो यार मैं यहाँ का हूं। सो एग्जैक्टली वैसा ही हमारे भारत की छवि थी। तो लोगों को या तो भारत को देख के दया आती थी गरीब देश, और या वहां से भागने की इच्छा होती थी। गरीब है, गंदगी है, भ्रष्टाचार, छवि ऐसी बन गई थी। पिछले 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस छवि को बदलने में कामयाबी मिली, तब आज आप और आपकी पीढ़ी के युवा जो है ना वो भारत भारत करते हुए घूम रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई 3 चीज बताइए जो कि ये 12 साल में हुआ है और छवि बदली है। देखिए, आप भारत में स्वच्छता किस खूबसूरती के साथ में बदली है। भारत, कल्पना कीजिए 2014 में 21वीं शताब्दी में आज़ादी को 70 साल हो गए थे, तब तक भारत में 62% परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। 84% घरों में पीने का पानी नहीं आता था। देश की 12 करोड़ रसोई में गैस का चूल्हा नहीं था। 12 करोड़ रसोई का मतलब 60 करोड़ परिवार लोगों की पॉपुलेशन होती है, उनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं था। कल्चर से ज्यादा नेसेसिटी का पार्ट हुआ। सी
ये सब के कारण से भारत में जिस तरह की आर्थिक विपन्नता थी, भारत की 26, 27, 28% पॉपुलेशन गरीबी की रेखा के नीचे थी, तो छवि कैसी थी भारत की? गंदगी से हटा हुआ देश, गरीबी का देश, भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमी वाला देश। तब आपकी पीढ़ी के लोग क्या सोचते थे कि भारत से भाग जाना चाहिए, श्रेष्ठ क्या है वो है जहां हमको जाना है। एस्पायर किसके लिए करते थे? कि हमको दुनिया के दूसरे देश जाना है। आज ये छवि जो बदली है ना, ये एक ही बहुत है, उसको देख करके जो सियाटल में बैठा वो भी देखता है मैं नया स्टार्टअप बना करके भारत में आ जाऊं। लेकिन आप जहाँ छवि की बात कर रहे हैं, एक रियलिटी ये भी है कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि विदेश मत जाओ घूमने के लिए, भारत में घूमो। आप टूरिज्म मिनिस्ट्री भी देखते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी लोग थाईलैंड, बाली और गोवा को अगर कंपैरिजन करें तो जब बात जहाँ सहूलियत की होती है यात्रियों के, सहूलियत जिस तरह की हमें बाहर के देशों में मिलती है वो यहाँ के देशों में, यहाँ भारत में नहीं मिल पाती है। चाहे वो मुनाफाखोरी हो, चाहे वो सड़क खराब हो, या फिर एजेंट्स के एक्स्ट्रा पैसे का लूट हो। लेकिन न तो सड़क का विषय है, न एजेंट्स के ऐसे एक्स्ट्रा पैसे का विषय है। ये सब क्रिएटेड और क्राफ्टेड स्टोरीज हैं। इसका बेसिक कारण मैं मानता हूं कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन लोग देश में घूमने वालों की संख्या बढ़ी है वो शायद हम देखते नहीं है। जब हम कंपेयर करते हैं ना, ये बेसिकली वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द थिंग्स है, लुकिंग टुवर्ड्स द थिंग है। हम जब तुलना करते हैं, टूरिज्म के आंकड़ों की तुलना करते हैं ना, WTTI इंडेक्स जो पूरी दुनिया जिसको देखती है, वो हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि थाईलैंड में 4 करोड़ लोग साल में जा रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ दुबई में जा रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ श्रीलंका में जा रहे हैं, जबकि भारत में 2 करोड़ ही आते हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, इतना सब कुछ है। तब हमको शायद कहीं सोचने में लगता है कि नहीं, भारत में इतना कम आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गया, आकर्षण कम होगा। लेकिन कभी आपने इस दृष्टिकोण से देखा है कि इन सब देशों में डोमेस्टिक ट्रैवलर कितना होता है? भारत में पिछले एक साल 2025-26 का एक साल, इस एक साल में देशी पर्यटकों ने कुल जो ट्रैवल विजिट्स किए, वो दर्शन करने के लिए की भी हो सकती है, वो नौकरी के लिए भी हो सकती है, वो लीजर के लिए भी हो सकती है, वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी हो सकती है, वो वेडिंग के लिए भी हो सकती है, वो सोशल पर्पस के लिए भी हो सकती है, किसी भी बिजनेस के लिए भी हो सकती है। वो आंकड़ा 300 करोड़ है। जब 300 करोड़ लोग ट्रैवल करने पड़े, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, देश में नई सड़कों का जाल बिछा, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप न्यू जन रेलवेज आई, अमृत भारत, वंदे भारत रेलें चलनी पड़ेगी, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेल की कम्यूटेशन टाइम कम हो गया, जब देश में नए हवाई अड्डे खुल गए, देश में लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम होने लगी ना, तब देश में डोमेस्टिक ट्रैवल इस गति के साथ में एक्सपोनेंशियली बढ़ा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंजस्ट होने लगे। तब लोगों को कंपेयर करने पे मिलता है कि यार मैं जोधपुर से निकल करके केरल जाऊं तो मुझे जितना खर्चा होता है उसमें मैं दुबई भी जाके आ सकता हूं। तब हमारे मन में एक लोगों के मन में एक जनरल एस्पिरेशन रहती है, यार दुबई तो मैं यहाँ तो कभी भी जाके आ जाऊंगा, एक बार अवसर है दुबई जाके आ जाऊं। दुनिया के दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति है जो हाई एंड टूरिस्ट है, वो तो ये सोचता है कि उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो प्राइवेट जेट में आता है, वो लग्जरी क्लास में ट्रैवल करता है, वो अल्ट्रा लग्जरी होटल्स में आकर के रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे बैकपैकर है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यूथ हॉस्टल में आकर के रहता है। लेकिन जो बजट क्लास ट्रैवलर है, जिसने वहाँ 3 साल तक पैसा बचा करके ट्रैवल प्लान किया है, वो अगर यूरोप से एशिया में आना चाहता है, वो जब देखता है कि यार $100 पर डे में मैं हिंदुस्तान में जाता हूँ तो मुझे वो लग्जरी नहीं मिल रही है जो मुझे श्रीलंका में मिल रही है, श्रीलंका को लेट अस हैव ए कंसिडर एज एन ऑप्शन। हिंदुस्तान में 2 बार जाके आ गया हूँ, तीसरी बार लेट मी हैव अनदर एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन एंड कंट्री, तो वो वहाँ जाता है। जब तब हमको ये आंकड़ों का डिफरेंस दिखाई देने लगता है, जबकि वस्तु स्थिति इसके जो है बिल्कुल विपरीत है। आपके ही स्टेटमेंट में सुन रहा था, आपने कहा था कि 10 करोड़ ट्रैवलर्स आपको बाहर से विदेशी भारत में आने चाहिए हर साल। तो अगर हमको 10 करोड़ ट्रैवलर्स विदेशी भारत में हर साल चाहिए, तो उनके लिए हम क्या व्यवस्थाएं या क्या फैसिलिटीज़ जो अभी नहीं है उस पर हम काम कर रहे हैं, जो भविष्य में होंगी? देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेज गति से काम हो रहा है। सरकार ने जिस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं
भारत सरकार ने जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, सब राज्यों ने लगभग जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। सब राज्यों ने अपने अपनी तरह से कुछ इंसेंटिव्स डिक्लेयर कर दिए हैं। कोई कैश इंसेंटिव दे रहा है, कोई सब्सिडी दे रहा है, कोई कन्वर्जन को फ्री कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी को कम कर रहा है, कोई इन सब को एक साथ में कर रहा है, कोई SGST को घटा रहा है, कोई सिंगल विंडो सिस्टम लेकर के आ रहा है, कुछ फ्री लैंड अलॉटमेंट कर रहा है। सब अपने अपने तरह से जिस तरह से इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ एकदम से इंक्रीज डिमांड के कारण से जो एक ये कंजेशन आ गया, इसको डीकंजेस्ट कर देगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से, उनके विजन के तहत हम 50 नए ग्लोबल आइकॉनिक डेस्टिनेशन बना रहे हैं। हर राज्य में एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड का आइकॉनिक डेस्टिनेशन बने, ताकि हम अपने टूरिज्म सेंटर्स पे, टूरिस्ट स्टेशंस पे, टूरिस्ट प्लेसेस पे जो कंजेशन हो रहा है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए काम कर सकें। इस पर जो काम करना शुरू हुआ है, ये केवल 50 तक सीमित संख्या नहीं है, ये एक नई युग का सूत्रपात है। यहाँ से एक नई इरा शुरू होगी, ये 50-500 तक जाएंगे, क्योंकि डिमांड जनरेटेड हो जाएगा। इसमें होगा क्या, काम क्या होगा? नए डेस्टिनेशंस बनेंगे। आज एक शिमला है, जिस हाइट पर शिमला है उसके इक्विवेलेंट अगर हिमाचल प्रदेश में एक और डेस्टिनेशन क्रिएट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है शिमला पे डीकंजेशन होगा, वहाँ लोगों के जो है जो भीड़ है वो उसको हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे, और एक जगह और एक्सप्लोर करने के लिए हो जाएगी। तो आपके जैसा व्यक्ति जो 2 बार शिमला जाके आ गया, अब उसको लगता है कि शिमला तो मैं जाके आ गया हूँ, मसूरी भी जाके आ गया हूँ, मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए, वो अगर कहीं दूसरी दुनिया के दूसरे देश में जा रहा होगा तो पहले वहाँ जाने लगेगा। हमने अपने यहाँ पे एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म, एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म पे काम करना शुरू किया। आज से 2 साल पहले तक भारत में स्काई डाइविंग नहीं होती थी। स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस के लिए या तो लोग दुबई जाते थे या न्यूजीलैंड जाते थे। दुबई स्काई हाई का जो टोटल हर साल का रेवेन्यू था, उसका एक बहुत बड़ा भाग हिंदुस्तानी ट्रैवलर्स के द्वारा वहाँ पहुँचता था। भारत से आदमी जाते थे दुबई में जाके स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस करना, हमारे यहाँ नहीं था। मैंने आने के बाद में उस पर काम किया, वो शुरू हुआ, नारनौल में शुरू हुआ, उज्जैन में शुरू हुआ, गोवा में शुरू हो गया, और भी कई जगहों पर काम हो रहा है। आज उस एक के कारण से करोड़ों रुपए जो विदेश सिर्फ इसके लिए चले जाते थे वो बचने लगे। हम स्कीइंग के नए एक्सपीरियंस क्रिएट करें, हम नए एडवेंचर के एक्सपीरियंस क्रिएट करें, हम नए ट्रैकिंग के नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें, हम वेलनेस के नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें। सब राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। दिस विल लेवरेज अस। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा, मुझे लग रहा है ये शायद कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है। रीज़न ये है कि आप जितने टूरिस्ट प्लेसेस देखें, स्काई डाइविंग की बात आपने करी, या और भी तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी यात्रा होती है, हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में हमको सुनने को मिलता है। स्काई डाइविंग में या अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट में अलग अलग तरह की घटनाएं लगभग हर साल देखने को मिल जाती है। तो क्या सुरक्षा पर भी हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं सुविधाओं के साथ साथ? देखिए, लगभग 8 से 10 हेलीकॉप्टर, 10 से 12 सॉर्टीज टू एंड फ्रो, मीन्स 20 एक तरफ होगी, एक हेलीकॉप्टर दिन भर में करता है। 50 दिन तक यात्रा, 60 दिन तक, या केदारनाथ की यात्रा को माने तो लगभग 7-8 महीने तक चलती है। हजारों की संख्या में सॉर्टीज होती हैं, और 3 साल में 2 इस तरह के क्रैश के इंसिडेंट्स पूरी दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी कम है। किसी एक जगह पर कोई एक इंसिडेंस होता है ना, ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं होता है। दुनिया के दूसरे देश में नेशनल इंटरेस्ट में उनको दबा दिया जाता है। अमेरिका में आप जाएंगे ना, वहाँ की ट्रैवल एडवाइजरी को पढ़ना, न्यूयॉर्क सिटी के लिए भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि रात के समय में आप जो है सबर्बन प्लेसेस पे मत जाइए, गलियों में मत जाइए, आपके साथ कुछ इंसिडेंस हो सकता है। दुनिया के बहुत सारे देशों को उठा करके देख लीजिए, वहाँ इससे ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। भारत में कोई चुनौती नहीं, आप रात को 12 बजे अकेले घूमो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतने बड़े देश में जहां 250 मैंने कहा 300 करोड़ यात्राएं पिछले 1 साल में डोमेस्टिक हुई, 2 करोड़ टूरिस्ट विदेशी आए। अच्छा, एक और भी देखने की दृष्टि का फर्क है। अगर थाईलैंड में कोई व्यक्ति जाता है ना, तो उसका मैक्सिमम स्टे का ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन होता है। ट्रू। भारत में कोई ट्रैवलर आता है ना दुनिया के दूसरे देश से, वो 8 से 10 दिन तक भारत में रहता है, एवरेज स्टे उसका।
हमारे यहाँ टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8 डेज एवरेज होता है तो 16 करोड़ होता है। उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 4 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 3 डेज होता है तो 12 करोड़ होता है। हमें 16 करोड़ टूरिस्ट डे मिलते हैं, उनको 12 करोड़ टूरिस्ट डे मिलते हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि हमारे लिए कम है, हमको और बढ़ाना है, लेकिन इन सब विषयों पर, ऐसी सारी एडवर्सिटीज पर, ऐसी सारी घटनाओं पर जो है वहाँ का मीडिया चर्चा नहीं करता। और हमारे यहाँ पर सब लोग, क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए उसी को लेकर के जो इतनी सारी चर्चाएं होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के टूरिज्म को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? देश की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस पे काम किया है। राज्यों ने अपने यहाँ पर जो है स्पेशल टूरिस्ट फोर्सेस बनाई हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर इस तरह की सिक्योरिटी का काम किया है। जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलांसेस शुरू है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए हैं, और पूरा देश इसके ऊपर मिलकर के साथ में काम कर रहा है। आने वाला हर पर्यटक सुरक्षित हो, आने वाला हर पर्यटक देशी और विदेशी सैलानी के सुविधाओं के स्तर में हम इजाफा कर सकें, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस एलिवेट कर सकें, इसके ऊपर पिछले 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत रिमार्केबल काम हुआ है, और आने वाले समय में और भी गति के साथ होगा। अभी 2 साल हुए हैं आपको मंत्रालय संभाले हुए। इस मंत्रालय में इन 2 सालों में कुछ ऐसे काम जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द आपको पूरा कर लेंगे? देखिए, अगर मैं संस्कृति मंत्रालय के दृष्टिकोण से बात करूं तो पिछले 2 साल में हमने अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, जिसको पूरे देश और दुनिया ने देखा। एक तरफ हमने, जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम अपनी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को रेस्टिट्यूट करें, वापस लेकर के आए, जो लीगल इलीगल तरीके से देश से बाहर चली गई। हमने उसमें बहुत बड़ी सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्टिव पार्टिसिपेशन, मार्गदर्शन और इंटरवेंशन से प्राप्त की। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, क्या चीज़ें बाहर चली गई? जैसे भारत से बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी मूर्तियाँ, हमारे बहुत सारे प्लेक्स, हमारे बहुत सारे जो है पुरातात्विक संपदाएं तस्करी से, चोरी से, अन्य माध्यमों से देश के बाहर चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इसको लेकर के एक बड़ा गहरा जो है संकल्प है। 1962 में ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, जिसका भारत भी सिग्नेटरी था, कि ऐसी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन होना चाहिए, और उस रेस्टिट्यूशन के लिए हमारे देश में भी काम हुआ। 1962 से लेकर के और 2014 तक कुल मिलाकर के 13 ऐसी पुरातात्विक संपदाएं भारत लौट करके आई। ओके। और अब वो आंकड़ा 2014 से लेकर के वो आंकड़ा अब लगभग 700 तक पहुंच गया है। 13 से 700। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति से लेकर के अभी हाल ही आई हुई शिव पार्वती की मूर्ति तक हम ऐसी 700 से ज़्यादा संपत्तियों को वापस लाए हैं। और इस 2026 के साल में मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि 1000 को पार कर जाएगा आंकड़ा। तो ये चीज़ें कौन ले गया था, कहाँ थी ये? सरकार लेके आती है चोरी से, कहीं किसी म्यूजियम में पड़ी है, किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास पड़ी है, कहीं स्मगलिंग करती हुई को कन्फिस्केट कर लिया है, किसी ने जब्त किया है, किसी पुलिस ने जब्त किया है, वहाँ किसी पुलिस ने जब्त कर लिया, कहीं रखी हुई है, हमने उसकी प्रोवेनेंस को प्रूव किया और हम उसको प्रक्रिया अपना करके वापस लेकर के आए। इसके आगे की भी एक जो बड़ी उपलब्धि पिछले 2 साल में, भगवान बुद्ध का जब देहावसान हुआ, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को उनके फ्यूनरल के बाद, और उनके फ्यूनरल के लिए ऐसा कहते हैं, जब भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ, उनके जो परम शिष्य थे आनंद, जो उनके परिवार के सदस्य भी थे, उन्होंने घोषित किया कि भगवान बुद्ध नहीं रहे हैं, हमको राजसी ठाट से उनका अंतिम संस्कार करना है। उसकी सब तैयारी की गई। उनके 2000 से ज़्यादा शिष्य वहाँ एकत्रित थे। वो सब इकट्ठे हुए, चंदन की चिता बनाई, घी डाला गया, हवन सामग्री डाली गई, पार्थिव देह को उस पर लिटाया गया। हजारों की संख्या में लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वहाँ आए। उन्होंने उसको चिता को अग्नि दी, लेकिन चिता जली नहीं। तमाम प्रयास के बाद में भी ऐसा कहते हैं कि उसको अग्नि वहाँ प्रज्वलित नहीं हो पाई। तब आनंद ने इस बात को स्मरण किया, उसको बोध हुआ कि भगवान बुद्ध के एक बड़े शिष्य जो हैं वो 500 दूसरे शिष्यों के साथ में लौट रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, जब तक आएंगे तब तक नहीं जलेगी। अगले दिन जब वो आए तब ऑटोमेटिकली ऐसा कहते हैं कि चिता में अग्नि लगी और उनका देह जली। उसके अस्थि अवशेष जो कलेक्ट किए गए, जो भारत की परंपरा के अनुरूप है, उनको 8 भागों में विभक्त किया
8 कैस्केड्स में उनको रख करके उस समय 7 देश के विभिन्न प्रांतों तक भेजे गए। भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे वो लोग लेकर के गए, और 8वां भगवान बुद्ध की जो फैमिली थी, जो कपिल वस्तु की डायनेस्टी थी, जो शाक्य डायनेस्टी जिसके वो राजकुमार थे, उनको दे दिया गया। उन्होंने उस स्टीटाइट के कैस्केड पर, जो स्टीटाइट पत्थर का बना हुआ खूबसूरत कैस्केड है, उस कैस्केड पर पाली में लिखा, हम भगवान बुद्ध के भाई, हमारी पत्नियां, भगवान बुद्ध की बहनें, हमारी बहनें, इसके अतिरिक्त परिवार के हम सदस्य जो हैं भगवान बुद्ध के को यहाँ स्थापित करते हैं। और उस समय की परंपरा के अनुरूप सब लोगों ने, परिवार के सब सदस्यों ने अपना एक एक फेवरेट जूल भगवान बुद्ध को समर्पित किया। क्या समर्पित किया? एक एक जूल, एक एक गहना, एक रत्न। ओके। और उन सारे रत्नों को जो सबने समर्पित किए, भगवान बुद्ध को ऑफर किया, उन सबको अलग अलग कैस्केड्स में रखा। 4 ऐसे और कैस्केड्स में वो जूल्स रखे गए। उनमें से 3 स्टीटाइट के बने हुए थे और 1 क्रिस्टल का बना हुआ था। वो इतना खूबसूरत है, वो एक स्टीटाइट का कैस्केड या वो जो क्रिस्टल का, सिंगल क्रिस्टल के स्टोन को कार्व करके बनाया हुआ, जिसका एयर टाइट ढक्कन है, जिसके फिश के फिगर जैसा उसका हैंडल है, सिंगल स्टोन में कार्व हुआ, उसके अंदर लिक्विड गोल्ड इंजेक्ट हुआ है। वो एक उसका दर्शन मात्र जो है ना, वो भारत के प्रति गौरव की अनुभूति पैदा करता है कि 2600 साल पहले भी जब दुनिया के आधी दुनिया के लोग जो आज अपने आप को तकनीकी के विशेषज्ञ बताते हैं, जो अपने आप को बड़ा होने का दंभ भरते हैं ना, वो लोग पेड़ की छाल लपेट करके या पेड़ की या किसी जानवर की खाल लपेट करके अपने आप को जानवर से डिस्टिंक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय हमारे यहाँ तकनीकी इतनी उन्नत थी कि हम लिक्विड गोल्ड इंजेक्ट कर सकते थे, सिंगल स्टोन से कार्व करके कैस्केड बना सकते थे। उनमें वो सारे जूल्स रख करके एक पत्थर के बड़े डिब्बे में डाल करके उसको जमीन के अंदर उन्होंने रख दिया। ओके। गुप्ता डायनेस्टी के समय में उसके ऊपर से एक बड़ा स्तूपा उसके ऊपर ईंटों का बना दिया गया। बाद में जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, वो जब खुदाई कर रहे थे, तो 1897 में उनको वो ट्रेजर मिला। उन्होंने वो बोन रेलिक्स जो है वो सियाम मीन्स थाईलैंड के राजा को गिफ्ट कर दिया। वो जो जूल्स थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा नेशनल म्यूजियम, जो इंडिया म्यूजियम कलकत्ता के लॉकर में रख दिया गया, जो 127 साल से लॉकर में बंद था, और दूसरा हिस्सा जो है वो जो खुदाई करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट था उसको दे दिया। वो अपने साथ ले गए। 5 जनरेशन बीत चुके हैं उसके बाद में। 127 साल बाद में उनकी जो जनरेशन, वो आयरिश थे, सज्जन आयरिश मूल के थे, मिस्टर विलियम पेपे, वो उनकी जनरेशन अमेरिका में शिफ्ट हो गई। उन्होंने 127 साल बाद में पिछले साल ये तय किया कि हम इस धरोहर को बेचना चाहते हैं। उन्होंने सॉथबीज पे हांगकांग में उसको ऑक्शन के लिए रखा। हमारी जानकारी में आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत हमको मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन के अनुरूप हम उसको लेकर के, उसको लाने के लिए हमने प्रयास किए। हमने उस ऑक्शन को रुकवाया। हमने भारत उसको खरीदना चाहता है ये संदेश दिया, और हमने एक पीपीपी का नया मॉडल खरीद करके गोदरेज फाउंडेशन के माध्यम से उसको खरीद करके भारत में लेकर के आए। और उस धरोहर को जो हम विदेश से लाए, वो धरोहर जो हमारे पास में 127 साल से लॉकर में बंद थी, उन दोनों को जोड़ करके दिल्ली के किला राय पिथौरा में उसको साथ मिला करके खूबसूरत एग्जीबिशन हमने बनाया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके दर्शकों से भी करूंगा कि जाकर के देखना चाहिए। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, उसको देखने के लिए अगर कोई आदमी 1 घंटा निकाल करके जाएगा ना, वो जब बाहर निकलेगा तब उसके मन में भारत के प्रति एक बड़े गर्व की अनुभूति का भाव होगा कि मेरा देश ऐसा था। इस तरह के मैं बहुत सारे विषय जो हमने पिछले वर्षों में सफलता प्राप्त की, इनकी बात कर सकता हूँ। सामान्य भारतीय के मन में भारत के प्रति गर्व की अनुभूति पैदा करने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, और पिछले 2 साल में इसमें संस्कृति मंत्रालय ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कितना चैलेंजिंग होता है ऐसी धरोहर को वापस अपने देश लाना? बहुत बड़ी चुनौती है। जब अमेरिका में हम इसके ऊपर काम करते थे तो लगभग 56 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ में हमको काम करना पड़ता था। तब हमने पहली बार आज़ादी के बाद में 62 के बाद में जब यूनेस्को का ये वर्टिकल खड़ा हुआ, उसके बाद में पहली बार भारत में इंडिया जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन हेरिटेज और उसके साथ में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों धरोहरों का विश्व में सूचीकरण करती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को इंस्क्राइब करती है,
टेंजिबल एसेट्स के लिए और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो ऐसी सांस्कृतिक परंपराओं को जो है इंस्क्राइब करती है, उन दोनों की मीटिंग्स 24 और 25 में भारत में हुई पहली बार। ओके। भारत ने काशी कल्चर पाथवे के माध्यम से इसके ऊपर एक नया डायमेंशन, रेस्टिट्यूशन पर डायमेंशन माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया को दिया। हमने उसके तहत WHC की मीटिंग के समय में अमेरिका के साथ में कल्चरल प्रॉपर्टी एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट किया और वो CPA होने के बाद में अब हमको कुल 8-10 संस्थाओं के साथ में बात करें तो भी हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी को हम रेस्टिट्यूट कर सकते हैं, हम उसको कर पाए। हमको सिर्फ अपना प्रोवेनेंस प्रूव करना है, हमारे यहाँ से वो गई है ये प्रूव करना है और उनके साथ में बातचीत करना और हमको वापस मिलती है, तब ये गति बढ़ती है। कोई एक ऐसी जगह बताइए भारत की जो फिलहाल इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन आपका मंत्रालय काम कर रहा है उसको दुनिया को बताने में कि ये जगह भी भारत में है। देखिए, एक बताऊंगा तो मुझे लगता है कि वो मैं पर्यटन मंत्री के नाते न्याय नहीं कर पाऊंगा। अगर सूची बताएंगे तो मैं हर राज्य में एक बता सकता हूँ। तो कुछ बताइए। देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश से शुरू करिए। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मेचुका, बिल्कुल सीमा पर एक छोटा सा मेचुका आने वाले समय में हिंदुस्तान की एडवेंचर टूरिज्म की कैपिटल बनेगा। सिक्किम में सोरेन जिले में आप चले जाइए, रिंचोंपेंग में आपको जिस तरह के झरने जो वहाँ देखने को मिलते हैं, जिस तरह की प्राकृतिक खूबसूरती है, वो देश अभी नहीं जानता है, दुनिया भी नहीं जानती, लेकिन निश्चित रूप से जानना चाहिए। मैं आपके दर्शकों को कहूँगा कि एक बार जाइए, वहाँ जा कर के आइए, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए, आपको लगेगा कि आपने भारत को नहीं देखा। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी देश का आह्वान करते हैं, वो कहते हैं कि देखो अपना देश, पहले अपना देश देखो, पहले अपने देश की खूबसूरती को देखो, अपने देश की विविधता को देखो, अपने देश के हिडन ट्रेजर्स को देखो। ऐसे सैकड़ों हिडन ट्रेजर्स को जो है हम उद्घाटित करके विश्व के पटल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान इतना पॉपुलर है, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, बीकानेर, लेकिन उसके आगे राजस्थान में बूंदी भी है, राजस्थान की हाड़ौती भी है, राजस्थान की शेखावाटी की हवेलियाँ जो अपने आप में ओपन आर्ट गैलरीज हैं, जहाँ भित्ति चित्र बहुतायत में उपलब्ध है, जहाँ की विविधता और जहाँ की संपन्नता मनोहारी है, उसको जाकर के देखिए। ऐसा हर प्रांत में मैं ऐसे अनेक जगहें आपको बता सकता हूँ। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत में बहुत सारी जगह घूमने के लिए है, लेकिन क्या इसमें सरकार का फेलियर कह सकते हैं कि शायद मार्केटिंग या प्रमोशन उस तरीके से देश की इन अलग अलग जगहों का नहीं हो पाया है? एक आम जनता जानती नहीं है कि भारत में भी ये सारी जगह हैं। देखिए, प्राथमिकताएं नहीं थी, मार्केटिंग प्राथमिकताएं नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी देश की सरकारों के इस तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, देश के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, इन सब के ऊपर देखने और इन सब को डेवलप किया जा सकता है इसको लेकर के दृष्टि नहीं थी। इसके कारण से ये चुनौती आई। लेकिन आज वो दृष्टि बदल गई है, साधन संसाधन बदल गए हैं, भारत की तरफ देखने का, भारतीयों का और भारत की तरफ देखने का विश्व का नज़रिया बदल गया, तब ऐसी नई चीज़ें खोजने लगे। इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया में कोविड के बाद में या पिछले कुछ वर्षों में कोविड ने उसको गति दी, जीवन की तरफ देखने की दृष्टि बदल गई है। पर्सपेक्टिव टू लुक टुवर्ड्स लाइफ, इट हैज चेंज्ड। पहले लोग मॉन्यूमेंटल टूरिज्म को प्रेफरेंस देते थे, किसी जगह को देखने जाना है, हमको ताजमहल देखने जाना है, हमको हवा महल जयपुर में देखने के लिए जाना है, हमको जोधपुर में मेहरानगढ़ का फोर्ट देखने के लिए जाना है, हमको कुतुब मीनार देखने के लिए जाना है, हमको हम्पी की सभ्यता देखने के लिए जाना है। अब इस नए बदले हुए युग में नए जमाने के लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे काम करने लगे, और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे हमारी कभी जो है थ्रस्ट नहीं था। ये मोदी जी की सरकार बनी जिन्होंने अनुभव जनित पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमने वेलनेस पर काम किया, हमने वेडिंग्स पर काम किया, और हमने इसके साथ साथ में ट्राइबल टूरिज्म पे काम किया, हमने एग्रो बेस्ड टूरिज्म पे काम किया, हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स के टूरिज्म पे काम किया, हमने इन सब वर्टिकल्स पे काम किया। तब जाकर के हमारे टूरिज्म सेक्टर इस तरह से इस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। हमारी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो एडवर्सली हमको इम्पैक्ट करने लगा है। तो अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि भारत घूमो, विदेश मत जाओ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक इंडियन फैमिली थाईलैंड जब जाती है तो वीज़ा ऑन अराइवल
मिलता है, साफ सड़कें मिलती है। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था ये, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ थाईलैंड का एग्जांपल दे करके। वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, साफ सड़कें, साफ होटल, कोई किसी तरह की ठगाई नहीं होती है। लेकिन भारत में घूमने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो जाता है, ऐसा आप मानते हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि जितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हिंदू दुनिया में टूरिज्म को लेकर के है, कुछ फॉल्स नैरेटिव्स जैसे मोदी जी की सरकार के लिए और जो है उनके एफर्ट्स के, उनके इनिशिएटिव्स को लेकर के क्रिएट किए जाते हैं, वैसे ही कुछ फॉल्स नैरेटिव्स हिंदुस्तान में हमारे पड़ोसी देशों से, हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज से और टूरिज्म को लेकर के भी खड़े किए जाते हैं। आपने वीज़ा ऑफ अराइवल की बात की। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के ई वीज़ा सिस्टम शुरू हुआ। हिंदुस्तान दुनिया के बहुत गिने चुने उन देशों में से है जिसमें इस तरह से दुनिया के 4-5 उंगली पे गिन सकने वाले देशों को छोड़ दीजिए जहाँ को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, आप सब जानते हैं। बाकी सारे देशों के लिए हमारे यहाँ ई वीज़ा सिस्टम है। भारत का वीज़ा लेने के लिए किसी भी दुनिया के किसी भी आदमी को अपने घर से बाहर निकल करके, अपने ऑफिस से बाहर निकल के एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। वो अपने मोबाइल पर वीज़ा का फॉर्म भरता है और 48 घंटे में उसको ई वीज़ा मिलता है। इट इज़ इक्वली जो है वो कंफर्टेबल फॉर अ टूरिस्ट कि वो ई वीज़ा ले या वीज़ा ऑफ अराइवल ले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से साफ स्वच्छता की बात की, हमारे यहाँ पिछले 14 साल में स्वच्छता को लेकर के जिस तरह से काम हुआ है, इसने पर्यटक के अनुभव के स्तर को बढ़ाया है। ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस एलिवेट हो, इसके लिए सरकार ने पिछले वर्षों में हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया और निरंतर हम इस पर करते जा रहे हैं। इसलिए केवल ये कह देना मात्र कि, और ये जो है कि टूर ट्रैवल एजेंट जिस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, लूट करता है, ये गिनी चुनी घटनाएं इतने बड़े देश में कहीं हो सकती है। मैं मानता हूँ, अस्वीकार नहीं करता, और हमको इनको समाप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, एक विषय अवश्य है, दुनिया के कुछ देशों में, मैं थाईलैंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ देशों में आने वाले पर्यटक को पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से ग्रीट करता है, अभी हमारे यहाँ उस तरह का भाव की कमी है। चौराहे पे से निकलने वाला हर व्यक्ति जो है उसको मुस्कुरा करके स्वागत करे, पर्यटक को एक सम्मान दे, अभी उसमें कुछ कमियां हैं। बट वो बिहेवियरल चेंज है। धीरे धीरे उसकी इकोनॉमिक ताकत को, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को जब लोग समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये परिवर्तन हमारे यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, आप कल्चरल मिनिस्ट्री देखते हैं, संस्कृति सभ्यता, तो इसमें एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, मुझे लगता है ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। आज OTT प्लेटफॉर्म को आप देखिए, गालियों भरे मूवीज़, गालियों भरे वेब सीरीज़ बहुत ओपन हो गया है। इवन अब तो बड़े पर्दे तक भी आ चुकी है और ये एक्सपैंड होता जा रहा है। तो क्या इस पर रोक नहीं होना चाहिए? क्या इस पर सरकार रोकने के लिए कुछ कर रही है? देखिए, प्रत्यक्षतः मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़, ये सब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होता है। लेकिन इसको लेकर के कंसर्न जरूर है। मैंने आज से 7-8 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इसको लेकर के एक पत्र भी लिखा था। उसके बाद में सरकार ने कुछ इस पर इनिशिएशन भी लिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर एक सामान्य मानवी की तरह देखता हूँ, नॉट एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं मानता हूँ और मुझे लगता है कि ये सब जो है हमारा, चाहे मूवी होगी या हमारे सोप पेरा होंगे, ये बेसिकली ये समाज का दर्पण होता है। समाज में जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह की बोलचाल है, वैसा ही जो है हमारे मूवीज़ में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो समाज में जिस तरह का जो एक सांस्कृतिक स्तर जिस तरह से कम हुआ है, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप जिस तरह का व्यवहार होता था, उसमें जिस तरह से कुछ प्रदूषण हुआ है, दूषित हुआ है, उसका परिणाम ये है। लेकिन न सरकार इसको लेकर के निश्चित रूप से गंभीर है, और आने वाले समय में इन सब को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी तरह का कदम उठाया जाएगा। YouTube पर भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भद्दे लैंग्वेजेस या गालियों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप YouTube को छोड़ दीजिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर किस तरह की आधारहीन बातें करते हैं, किस तरह की तथ्यहीन बातें करते हैं, देश में और दुनिया में जाकर के किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम सामान्य YouTube पे बात करने वाले यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए ना, इतने सारे रिस्पॉन्सिबल लोग जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बनाए गए जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो हमको देश को इंस्पायर करना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं होती मित्र, सब लोगों की होती है। तो सबको मिल करके उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई बंदिश आएगी? मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में बंदिशों से परिवर्तन नहीं आएगा।
भारत देश में परिवर्तन स्वतः स्फूर्त होगा। लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत करनी पड़ेगी। इस तरह की बातचीत करने वाले, इस तरह की भाषा बोलने वाले लोगों का जो है सोशल बाइकआउट करना पड़ेगा। उनको, समाज को उनको नकारना पड़ेगा, उनको अस्वीकारता दर्शानी पड़ेगी, तब जाकर के ये विषय रुकेंगे। लेकिन कैसे करे ये, कैसे अस्वीकारता दिखा समाज अपने आप करेगा। जिस दिन देखना बंद कर देगा आपके चैनल को, अगर कोई सब लोग देखना बंद कर दें तो आप भी अपने आप ठीक है, अगर ऐसी भाषा प्रयोग करते होंगे। आप करते नहीं हो, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी है। लेकिन अगर कर रहे होंगे और लोग देखना शुरू कर देंगे ना, एक दिन में 5 लाख मिलियन व्यूअर्स कम हो जाएंगे, 5 लाख व्यूअर्स कम हो जाएंगे, 1 मिलियन व्यूअर्स कम हो जाएंगे, तो अगले दिन आप भी दूसरी तरह की भाषा बोलने लग जाओ। उसकी स्वीकार्यता जिस दिन कम हो जाएगी, अपने आप लोग बदल जाएंगे। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल कि पर्यटन में, टूरिज्म में अगले 5 साल के लिए भारत के लिए क्या क्या विजन है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय कि हम 50 नए ग्लोबल स्टैंडर्ड के आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएं, इस पर काम करना शुरू किया है। भारत की जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में पर्यटन का योगदान 6% है के आसपास है, कुछ थोड़ा बहुत कम होगा, 6% के आसपास है। ग्लोबल एवरेज जो है, ग्लोबल जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी 10% है। प्रधानमंत्री जी ने हमको लॉन्ग टर्म गोल दिया है कि बाय 2047 हमको 10% तक जाना है। और शॉर्ट टर्म गोल 2030 के लिए हमको दिया है कि हमको 7% तक जाना है। हमको 3 करोड़ पर्यटकों की संख्या को क्रॉस करना है शॉर्ट टर्म गोल पे, और 10 करोड़ तक जाना है आने वाले 2047 तक। और जब 2047 तक हम 10 करोड़ की संख्या और 10% की संख्या और 10 करोड़ तक पहुंचेंगे, और डोमेस्टिक ट्रैवल जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, इसी तरह से बढ़ता रहा, तो हमारा ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो दुनिया का, देश का 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होगा। हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहे होंगे। हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे करके हम एमएसएमई को भी और इंडस्ट्री को, दोनों को पीछे छोड़ देंगे। तो इतने मास नंबर में जब पर्यटक आएंगे तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं होनी चाहिए उनकी सुरक्षा? सब राज्यों ने बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, राज्यों ने बनाए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स बनाए हैं, राज्यों ने अपनी टूरिस्ट पुलिस बनाई है, टूरिस्ट फ्रेंडली नेटवर्क खड़ा किया है। हमने अपने पर्यटक मित्र जो हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू किया। बहुत सारे इस दिशा में काम के जो हैं उस पर हमने चर्चा की है, उस पर काम शुरू किए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसको लेकर के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने भारत का विज़न, पर्यटन का विज़न और कल्चर्स के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत सारा नमस्ते, प्रणाम। आइए हम सब मिलकर के भारत को दुनिया के श्रेष्ठ देश, दुनिया का शक्तिशाली देश, दुनिया का समृद्ध देश, दुनिया का संपन्न देश बनाए। हम भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के जुटे। बिल्कुल, धन्यवाद।